नमस्कार, स्वागत आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। आज सबके चेहरों पे चमक है। अभिषेक तुलम एक बड़ी सी हंसी हंस रहे हैं क्योंकि बाजार में एक अच्छी रिकवरी दिखाई दी है। कल जिस तरह की बात हो रही थी 18,900 के नीचे हम स्लिप हुए थे, एक स्मार्ट रिकवरी आज दिन भर, और ये बात कर भी रहे थे कि जहां जिस तरह से कल ब्रॉडर मार्केट्स के साइन थे, एडवांस डिक्लाइंस बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा था, आज एक रैली एंटिसिपेट करनी चाहिए। अब इस रैली की लेग्स होंगी क्या, यानी अभी यहां से बाजार और ऊपर कितना जा सकता है और उसके बाद क्या। 19,200 तक की भी बात की जा रही है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आज जो बड़े कंट्रीब्यूटर इस रैली में रहे, क्लियरली पीएसयू बैंक्स जो सबसे ज्यादा हैमर्ड भी हुए थे, वहां से पीएसयू बैंक से कई सारे स्टॉक्स निकल कर आए। शानदार नतीजे मारुति सुजुकी के आए हैं, वहां पर आप तेजी देख रहे हैं। स्ट्रेंथ जिन स्पेस में है, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स, वो आज 3.5% और तेज हैं। नंबर्स जिनके अच्छे आए एचसीएल टेक के आईटी स्पेस में से, उनमें आपको अच्छी मूव दिख रही है। और आगे नंबर्स आने हैं एसबीआई के, जहां से आपको 2.5% की तेजी दिखाई दे रही है। बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, तो पूरे इस वक्त ऑटो पैक का मूड मारुति से भी सुधरा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अच्छी रोल ओवर फिगर्स भी थी हीरो की, टीवीएस मोटर की, लेकिन अभी फिलहाल जिस तेजी के मूड में बाजार दिख रहा है, ये कितने दिन तक तेजी सस्टेन कर सकते हैं? क्या हमने एक बॉटम बना लिया है या फिर अब भी हेडविंड्स आगे हैं और ये शायद कुछ समय की ही तेजी है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, एक बार मार्केट सेटअप भी समझेंगे। और हमारे गेस्ट हमारे साथ होंगे, गौरांग शाह होंगे बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए। टेक्निकल लेवल्स हमें मदद करेंगे रत्नेश गोयल और राजेश पालविया। एक बार पहले लेकिन डिम्पी से समझते हैं। डिम्पी, इस रिकवरी प्ले में ऑफ कोर्स जिन जिन स्पेसेस में सबसे ज्यादा हैमरिंग हुई थी, पीएसयू बैंक भी गिरे, ऑटो भी गिरे, और आईटी पैक के जो सबसे कम आरएसआई लेवल आ गए थे, वहां पर एक अच्छी रिकवरी तो दिखी है। कोई और इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं जहां पर ये एक कॉन्फिडेंस बढ़ पाए कि अभी रैली थोड़ी और बन सकते हैं, 1-2 दिन की और है तेजी? देखिए, इसका जवाब तो है हाँ, कि थोड़ा सा और भी एक्सटेंड हो सकता है। और आपने भी एक वर्ड इस्तेमाल किया तेज़ी। एक्चुअली थोड़ी तेज़ी कम है, पुल बैक ज़्यादा है मार्केट का, क्योंकि 1000 पॉइंट टूट गए थे हम पिछले हफ्ते के अंदर। और अगर आज हम 200 पॉइंट ऊपर है तो एथिकली हमने सिर्फ 20% की ही रिकवरी की है। 80% तो रिकवर करना भी बाकी है, जहाँ से आप टूटे हो आप। मोटा मोटी ये पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट, जो आपके सबसे बड़े दुश्मन थे ना, वो धीरे धीरे करके आपके सबसे बड़े दोस्त बन सकते हैं। वो उसी जगह पर आके रुके हैं। एग्जाम्पल के लिए एफआईस, पूरे अक्टूबर के महीने में कोई हलचल नहीं थी, 25% के आसपास 26% लॉन्ग रखा। एक्सपायरी से 2 दिन पहले उन्होंने अपना माल और बेचा, एक्सपायरी वाले दिन बेचा तो 11% आ गए। ये आपके दुश्मन साबित हुए, लेकिन आप ये दोस्त होंगे क्योंकि ये बॉटम पे आ गए। दूसरा, अर्निंग्स। अब तक लीडरशिप नहीं थी। 2 लीडर से बड़ी उम्मीद थी कि बाजार के अंदर तेज़ गिरावट आई तो हेल्प करेंगे हमारी। उसमें एक मारुति का नाम था, दूसरा रिलायंस का नाम है। मारुति ने अपना काम करके दिखा दिया, बाकायदा डेज हाई पे है। न केवल सेक्टर का मूड सुधारा, बल्कि ये प्रूव भी कर दिया कि लीडर अगर अच्छे नंबर लेके आ रहा है तो न केवल अपनी हेल्प कर रहा है बल्कि मार्केट की भी हेल्प कर रहा है। रिलायंस से भी उम्मीद ऐसा ही कुछ है कि नंबर अच्छे बताएगा। सौमित ने हमको एनालिसिस करके बताया कि नंबर्स ठीक आ रहे हैं। तीसरी बात है, मार्केट के कुछ अपने मैक्रो इंडिकेटर्स डाटा, जिसमें पुट कॉल रेशो आप चेक करते हैं, जिसमें आप विक्स चेक करते हैं, जिसमें एडवांस डिक्लाइन चेक करते हैं, जिसमें आरएसआई चेक करते हैं, जिसमें रोल ओवर चेक करते हैं। ये सब कुछ कहीं ना कहीं उस जगह पर आके रुक गए थे कि जहाँ से मार्केट को एक पुल बैक तो मिलना चाहिए। अति हर चीज़ की बुरी होती है, तेज़ी की भी अति खतरनाक है तो गिरावट की भी अति खतरनाक है, इसलिए पुल बैक है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, इसको सिर्फ एक पुल बैक के तौर पर देखा जाए। अभी हम सिर्फ ठीक हो रहे हैं। आज पहली बार ऐसा मौका मिला है 6 दिनों में जब हमारा बुखार उतरा है। इससे पहले बुखार चढ़ ही रहा था। बस इतना ही बात मैं कहना चाहता हूँ। 1 से 2 दिन और टेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, इसलिए मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं, सीधा मेहमानों के पास ही जाऊँगा। और गौरांग शाह इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस तरह की तेज़ी मंदी हज़ारों बार देखी है। अब उनके कुछ बाल मैं बोलूँगा, गौरांग सर आप इसको बुरा मत मानेगा, आपके कुछ बाल तो इतने एक्सपीरियंस के साथ अब सफ़ेद भी हो गए। तो इसी एक्सपीरियंस का, इसी आपके इंटेलिजेंस का मेरे को आज भी आपका एक व्यू पॉइंट लेना है। इस समय बाज़ार को आप रेट कैसे कर रहे हैं? ये बाज़ार थोड़ा ओवरसोल्ड है आपके हिसाब से, फेयर वैल्यूड है या ठीक है? इसके अलावा रत्नेश जी, राजेश जी और मितेश पंचाल भी मेरे साथ हैं, विंडो में सब दिख जाएंगे आपको। लेकिन एक बार पहले गौरांग सर आपका व्यू पॉइंट। धन्यवाद डिम्पी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो बालों में चांदी आ गई बाजार की वजह से ही, लेकिन जो अनुभव मिला है वो बहुमूल्य अनुभव है शेयर बाजार में।
और अक्सर हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि ईटी नाउ स्वदेश जैसे चैनल द्वारा आपके दर्शकों को और निवेशकों को हम अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे सकें। बाजार में ये जो संकट आया है या बिकवाली आई है 20,200 से 18,850 के करीब, मेरे ख्याल से कल एक लो बना था, निचला स्तर बना था। वो बिकवाली 6 दिनों में काफी आगे हुई। कुछ दिनों में हमने ऊपर की तरफ के दायरे भी देखे, लेकिन उसके पश्चात धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ बाजार लुढ़कता गया। इसके पहले अगर मैं आपको कहूँ डिम्पी, तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो परिस्थिति हुई, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, उसके पहले काफी लंबा समय नहीं हुआ है। महामारी के प्रकोप में पूरा विश्व आ गया था। वहां से भी हम उभरे, रशिया यूक्रेन के परिस्थिति में से हम उभरे, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो परिस्थिति है इसमें से हम उभर जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से हम उभर नहीं सकते। लेकिन आप अगर मुझे पूछते हैं तो मैं कहूंगा कि राज्य स्तर पर चुनाव 5 राज्यों के, और अगले साल एक बड़ा चुनाव, इन सब चीजों को लेकर के भी मेरे ख्याल से बाजार थोड़ी सीमित दायरे में होगा। लेकिन अगर आपका नजरिया आने वाले 6-8 महीने का नहीं है, और अगर समय की पाबंदी नहीं है, तो जिस प्रकार से बाजार गिरा है, मेरे ख्याल से ऐसे मौके बहुत कम देता है बाजार आपको, जब आप एक सक्षम रूप से अच्छा खासा पोर्टफोलियो खड़ा कर सके मजबूत कंपनियों में निवेश करके। ठीक है, बढ़िया है गौरांग सर की ये इनसाइट्स बाजार को लेकर। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि 2:38 हो गए हैं और अब आप वेट कर रहे होंगे कि ट्रेड क्या कर रहे हैं, क्योंकि डबल सेंचुरी से ज्यादा 19,074 का लेवल दिन की ऊंचाई पर बाजार ट्रेड कर रहा है और निफ्टी बैंक में है 550 अंकों की बढ़त। तो निफ्टी बैंक ने कल जो गंवाया आज वो हासिल भी कर लिया। 550-600 अंकों के आसपास की हमने कल बिकवाली देखी, आज फिर से उसको रीगेन कर लिया। और निफ्टी के भी कई लीडर निकल के सामने आ रहे हैं, मारुति सुजुकी, कोल इंडिया, एचसीएल टेक, एसबीआई, बढ़िया तेजी आज एसबीआई में भी हो रही है। तो ट्रेड्स फटाफट शुरू करते हैं आपके लिए, और रत्नेश जी, राजेश जी और मितेश जी से आज हम बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स लेने वाले हैं। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। नमस्कार, बताइए कहां पर आपकी नजर है, क्या खरीदने की सलाह आप देंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला ट्रेड जो हमें पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है टाटा मोटर पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। पूरा ऑटो इंडेक्स ही आज एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। टाटा मोटर में जो पिछले दिनों में जो करेक्शन हुआ था, ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के पास से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके आज जिस तरीके से पुल बैक बनाया है, हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 665 तक के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टाटा मोटर में, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 630 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है रियल एस्टेट स्पेस से। वहां पे हमें डीएलएफ काफी पसंद आ रहा है। डीएलएफ में भी अगर हम देखें, जो करेक्शन हुआ था ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास अरेस्ट होते हुए दिखा करेक्शन, और कल के सेशन में ही देखें तो सेकंड हाफ से एक पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा था, और आज फॉलो अप बाइंग एक्शन यहाँ पे जिस तरीके से बनी है, हमें लग रहा है डीएलएफ का मोमेंटम यहाँ पे 555 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। डीएलएफ बाय करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रखेंगे 525 का। तीसरा स्टॉक होगा कोल इंडिया। ये स्टॉक इतने वोलेटाइल मार्केट में भी एक स्टैंड आउट करते हुए दिखा, और स्टॉक काफी स्टेबल यहाँ पे प्राइस बिहेवियर स्टॉक का देखने को मिला है। जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट इंटैक्ट है, पिछले दिनों में जो ब्रेकआउट बने थे, और जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट आज भी बना हुआ है, लॉन्ग बिल्टअप पूरा सीरीज में देखें, अक्टूबर सीरीज में बनते हुए दिखा, रोल ओवर एक्शन भी यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव साइड पे हुई है। हमें लगता है कोल इंडिया को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 328 का लक्ष्य होगा, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीब 307 के आसपास। 328 के लक्ष्य के लिए कोल इंडिया, डीएलएफ पर भी बुलिश है राजेश जी, और टाटा मोटर जहां से फिसला था वहां पर फिर से जाएगा, ये कन्विक्शन है। 665 रुपए का लक्ष्य है, 642 के पास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। इस बीच इंडियन होटल्स के नतीजे आ गए हैं। लगातार 4 सत्र से ये शेयर गिर रहा था, लेकिन आज थोड़ी सी इसमें बाइंग जरूर लौटी है। मार्जिन की बात करें तो करीब करीब 1% के आसपास का इंप्रूवमेंट है। मुनाफे के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो वहां पर भी ठीक ठाक हमें आंकड़े दिख रहे हैं, और आय में 16% के आसपास की बढ़त है। 1433 करोड़ की आय निकल के आई है ईयर ऑन ईयर। मल्टी बैगर ये साबित हुआ है शेयर, लगातार हमने तेजी देखी है। मुनाफे में 37% का उछाल है, ठीक ठाक नंबर्स हम ये कहेंगे। मार्जिन ज़्यादा वो बढ़ा नहीं पाए हैं,
एक जरा पहले टेक्निकल नज़रिया ही ले लेते हैं। मितेश जी, इंडियन होटल जरा बताइए क्या करना है नतीजों के बाद, क्योंकि 4 सत्र से गिर रहा था, थोड़ा स्टेबल होने की हम उम्मीद करेंगे, क्या यहाँ से मौके बनेंगे? और इसके साथ साथ ना अपने ट्रेड बता दीजिए आज के लिए। डेफिनेटली गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और पैनलिस्ट। बेसिकली बहुत ही स्टीप करेक्शन आया है। सबसे पहले इंडियन होटल्स की बात करें तो अराउंड 433 से जो करेक्शन आया है तो उसका जो इंटरमीडिएट सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं 360 से 380 के रेंज में था और एग्जैक्टली वहां से ही कल के सत्र के दौरान बाउंस हुआ है। कल का जो क्लोज था वो 374.80 था और लो था वो 371.65 था। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर इंडियन होटल्स को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। ट्रेंड रिवर्सल की बात करें तो यहाँ पे 398 के ऊपर जब स्टॉक आएगा उसके बाद एक तेजी की रफ्तार इसमें देखने के लिए मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर ये खरीदा जा सकता है। अब ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो 3 स्टॉक मिड कैप अरेना से सिलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड, जिसमें डिस्पाइट द करेक्शन एक बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिला है। सबसे पहला है डायनामिक प्रोडक्ट, 300 से 320 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अपमूव देखने के लिए मिला है स्टॉक में। 311 रुपए पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 280 के स्टॉप लॉस से डायनेमिक प्रोडक्ट लिया जा सकता है। पहला टारगेट रहेगा 380 का, दूसरा टारगेट रहेगा 400 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है वो है MM फॉर्जिंग, महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर्जिंग। MM फॉर्जिंग 862 के ऊपर लेना है, 810 का स्टॉप लॉस, 750 का पहला टारगेट, 800 का दूसरा टारगेट। और लास्ट जो है वो है रत्नमणि मेटल। रत्नमणि मेटल में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन लोअर लेवल्स पे देखा गया है, तो 2689 के ऊपर लेना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 2595 का, पहला टारगेट 2850, दूसरा टारगेट 3000। ठीक है, तो ये कई सारे पोजिशनल ट्रेड्स हैं जो मितेश हमें दे रहे हैं, इन पर नज़र ज़रूर रखें। लेकिन इस बीच SRF के भी नंबर्स आ गए हैं और आप देखें तो मुनाफे में भी 37% की YoY फिगर्स हैं, हालांकि 37% कमी देखने को मिली है। कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं ये। EBITDA लगभग 18% से ज़्यादा घटा है, 626 करोड़। सेल्स फिगर्स भी थोड़ी सी डिक्लाइनिंग फ्रंट पे ही आपको दिखी है, जो इनका टॉप लाइन है। मार्जिन भी घटे हैं, मार्जिन तो इन पर तो प्रेशर है ऑफ कोर्स, जितने भी अभी स्पेशलिटी केमिकल, SRF, दीपक नाइट्रेट, PI इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक है, हालांकि PI इतना नहीं गिरा, लेकिन UPL एग्रीकेम जैसे स्टॉक्स, इनमें अच्छा प्रेशर दिख रहा है। और बात यही चाइना प्राइसिंग का प्रेशर और डी स्टॉकिंग जो एक बड़ा ट्रिगर दिख रहा है इन सभी स्टॉक्स में, वो वे आउट करेगा। गाइडेंस भी हम देख रहे हैं लगातार ग्लोबल प्लेयर्स की कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो नंबर्स ये कितने इनलाइन थे, बाजार को कितना हद तक ये फैक्टर इन कर चुका है? जब भी आप देखें स्टॉक में ज़्यादा कमी ही नहीं आई है, आधा % इनफैक्ट आज ऐसे बाजार में भी इस स्टॉक में सिर्फ 1% की बढ़त है। और यानी बहुत हद तक ये जो प्राइस, ये जो नंबर्स थे कि वीक सेट ऑफ नंबर्स आ सकते हैं, ये ऑलरेडी प्राइस्ड थे, भाव में थे ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी लेते हैं और इनफैक्ट रत्नेश के आज के ट्रेड्स भी समझते हैं कि आज वो कैसे ट्रेड करेंगे। रत्नेश, अंडरस्टैंडिंग कि अभी थोड़े समय के लिए और ये रैली रह सकती है, तो रिकवरी ट्रेड्स कौन कौन से स्पेसेस से आपके निकल कर आएंगे? क्या बैंक्स, PSU बैंक्स होंगे, या फिर जहाँ स्ट्रेंथ है, जो इतने गिरे ही नहीं स्पेसेस, पावर जैसे, उनमें आपकी, या एनर्जी पैक में से, PSU स्पेस में से, वहाँ से बेट्स होंगे? प्रियंका, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार। आपने सही कहा कि थोड़ा सा जो स्पेसेस, जिन जो स्टॉक्स या जो सेक्टर है जिनमें थोड़ा सा कंपेरेटिव टू द मार्केट थोड़ा सा आउट परफॉर्म देखने को मिल रहा है, तो उन पे थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। तो हालांकि शो स्टार्ट आते आते थोड़ा सा स्टॉक बढ़ गया, पर मेरी एक जो खरीदारी की राय रहेगी वो मस्टॉक पे रहेगी। मस्टॉक मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बना चुका है और कहीं ना कहीं इसमें बॉटम प्लेस होते हुए दिख रहा है। तो जो मेरा स्टॉप लॉस है थोड़ा सा उसको मैं अपसाइड करना चाहूंगा। इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2015 रुपए का, और इसमें जो टारगेट है थोड़ा सा पोजिशनल पे भी ट्रेड ले सकते हैं। इसमें कोई टारगेट मुझे लगता है 2120 रुपए के, तो मस्टॉक पे एक ध्यान लगाना चाहिए। दूसरा मुझे अच्छा लगता है शेल्बी। शेल्बी में भी काफी अच्छा एक फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। काफी अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी आज हमको आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शेल्बी में भी काफी अच्छी अभी स्ट्रेंथ और अपने ऑल टाइम हाई के पर जा सकता है। तो यहाँ पे 250 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, टारगेट बन सकता है और 275 तक पहुंच सकता है। मैस्काउंट डॉक का रिकवरी ट्रेड क्लियर दिख रहा है, 8% की मूव आए, और शैल्बी के भी नंबर्स आए थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स इनफैक्ट शैल्बी के आए, और उसके बाद हमने देखा है स्टॉक में एक सर्ज भी आया।
लगभग 8% की तेज़ी ऑलरेडी है शाल्बी में, और यहाँ से और 15 रुपये की तेज़ी और देखते हैं। इनफैक्ट इनके मार्जिन भी काफ़ी अच्छे आए थे और पैट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तो नंबर्स का एक GNA एक्सेल्स के भी नंबर आए हैं। इनफैक्ट इनका मुनाफा घटा है लगभग, पहले 17% की जो YoY फिगर्स थी वहाँ से घटा है। लगभग आय में भी 3.5% से ज़्यादा की कमी देखने को मिली है। GNA एक्सेल्स पे एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी चल चुका है, आप सुबह से ही देखें तो परफॉर्म नहीं है, तो यानी बहुत हद तक रिजल्ट्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थे प्राइस में। 1.5% नीचे इस वक्त आपको ये स्टॉक दिख रहा है। लेकिन आज ऑटो एंसिलरी के कुछ स्टॉक्स जिनमें ताबड़तोड़ तेज़ी देख रही है, और आगे इनमें नंबर्स का ट्रिगर है, रिकवरी ट्रेड है, या फिर ये ऑलरेडी स्टॉक्स अच्छे अप ट्रेंड में है, ये सारे कॉम्बिनेशन वाले कुछ स्टॉक्स अगर हम बात करें तो उसमें एक टैल्ब्रोस भी है। टैल्ब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट 20% की बढ़त के साथ, JBM ऑटो में अच्छी मूव है, और जय भारत मारुति में भी अच्छी खासी मूव है। ऑटो एंसिलरी पैक में से कोई अच्छा ट्रेंड निकल कर आ रहा है यहाँ पर आपके सामने, मितेश? ऑटो पैक में हमारा जो रुझान है वो अभी क्लियरली लार्ज कैप की तरफ है, और वहाँ पे बहुत ही बड़ी री रेटिंग मारुति और टाटा मोटर्स में होगी। हालांकि टाटा मोटर्स में हम पहले से ही बहुत ही एग्रेसिवली बुलिश है, और अगर आप ये मार्केट गिरावट में भी देखो तो ये दोनों स्टॉक बहुत ही स्ट्रांगली पॉइज्ड है, और लोअर लेवल से बहुत ही स्ट्रांग रिकवरी भी इसमें देखने के लिए मिली है। तो मिड कैप के ऊपर हमारा ज्यादा रुझान नहीं है। बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड अभी भी हमारा टारगेट 12,000 का मारुति के ऊपर इंटैक्ट है, और 900 का टारगेट इंटैक्ट है टाटा मोटर्स के ऊपर। तो हमें करंट लेवल के ऊपर ये दो स्टॉक एक्यूमुलेट करने के लिए क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं। तो पैक से आपके लार्ज कैप ट्रेड्स होंगे, और क्या पोजीशनिंग थोड़ी सी इस वक्त आप लार्ज कैप में शिफ्ट भी हो सकती है, इस पर आगे एक बार चर्चा भी करेंगे। गौरांग भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक है, जल्द वापस हाजिर हो रहे हैं। बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और जी हाँ, एक खास शो जो शनिवार 28 अक्टूबर ET Now स्वदेश पर सुबह 10 बजे से आपको सिर्फ ET Now स्वदेश पे ही देखना है, वो है महाकुंभ। और इस महाकुंभ के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खुद कविता मौजूद हैं, जो पिछले कई दिनों से लगी हुई हैं इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन करने में। इस ज्ञान का महासागर में आप क्या लेके आ रही हैं कविता? इतने सारे बड़े बड़े नाम हैं, कुछ तो बताइए शो के बारे में। खास बात यही है कि ये जो महासागर है ये ज्ञान का महासागर है, और ज्ञान का जो महासागर होता है वो आपकी असली दौलत होती है। क्योंकि आप कोई सा भी फंड खरीद लीजिए, आपको इतने सालों में इतने पैसे आप कमा सकते हैं, ऐसा ज्ञान तो प्रियंका बहुत मिलता है, सब जगह मिलता है। लेकिन जब तक आप इस ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक अपने पैसों की बागडोर, अपने निवेश की बागडोर अब अपने हाथ में नहीं ले पाएंगे। और म्यूचुअल फंड महाकुंभ का यही मकसद है कि आप जो है ये समझे कि आपकी कमाई आपको कैसे कमा कर दे सकती है, आपकी मेहनत की कमाई को कैसे सही तरीके से आप निवेश कर सकते हैं ताकि वो आपको कमा कर दे। और यही मकसद है म्यूचुअल फंड महाकुंभ का, जहां पर पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा होगा। इतना ही नहीं, आप भी हमारे साथ शिरकत करेंगे, क्योंकि हमने कई घंटे ऐसे रखे हैं जहां पर आप दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने सवाल, भले ही छोटा से छोटा सवाल क्यों ना हो, कि म्यूचुअल फंड क्या है, या SIP कैसे करनी है, SIP कब तक करनी है, कैसे अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च आपको इकट्ठा करना है। इतना ही क्यों, अगले साल अगर आपको एक आईफोन खरीदना है, या आपको अगले साल दिवाली में अपना घर पेंट करवाना है जिसके खर्चे का आपको इंतजाम करना है, कहां पैसे लगाएंगे, क्या क्या जरिए हैं आपके पास कमाई के, इन्हीं सब बातों को लेकर आपको हम निवेश ज्ञान देंगे। तमाम दिग्गजों के साथ आपके सवाल भी हम लेंगे। और सबसे खास बात यह है प्रियंका की म्यूचुअल फंड और SIP को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे ऐसे भ्रम है लोगों के जहन में जो कि दूर ही नहीं हो पाते हैं। अक्सर आप भी, मेरे ख्याल से आप इतने मार्केट शोज करती हैं, आपको भी ऐसा कभी कभी आभास होता होगा कि लोग बाजार से कितना डरते हैं, है ना, और इस वजह से वो निवेश की राह कभी ले ही नहीं पाते हैं। इसी डर को हमें दूर भगाना है। ज्यादातर बाजार गिरता है तो वो लोग सोचते हैं SIP को भी रोक दें। तो आप बता रहे हैं कि इस शो में यानी व्यूअर्स, कॉलर्स भी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो एक बार बताते हैं ना कि किस तरह से जुड़ेंगे। इनफैक्ट हम बोलेंगे वो खास प्लेट भी लेकर आए जहां पर आप क्या फोन करके हमें अपना मैसेज भेज सकते हैं, और फिर हम उनका शो सवाल बिल्कुल शो में इनफैक्ट आप यकीन नहीं मानेंगी, हमारा शो कितनी उत्सुकता से इसका इंतजार हो रहा है, ये इस बात का सबूत
सबूत है कि हमें धड़ाधड़ मिस्ड कॉल्स आ रही हैं, हमें धड़ाधड़ जो है फोन करके लोग अपने सवाल नोट डाउन करवा रहे हैं। और मेरे ख्याल से दिग्गज तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रियंका लोगों के सवाल होंगे जो डोमिनेट करेंगे हमारे इस पूरे चलिए, तो बहुत आयोजन को। अच्छी बात है अगर लोगों के सवालों का आप जवाब दें। इस महाकुंभ शो को जरूर देखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कविता, ये बताने के लिए। इंतजार रहेगा, पूरा देश इस शो को देखने का इंतजार कर रहा है, हम सब भी इंतजार कर रहे हैं। और आप टिकअप पे फ्लैश लगातार देख सकते हैं किस तरह से आप सवाल पूछ सकते हैं। आपके म्यूचुअल फंड से, एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड से हो, नए निवेश करने हो आपको, और भी तरह तरह के जो भी सवाल हो, क्योंकि अब ऑप्शंस भी बहुत सारी हैं। इन सब पर जो भी आपके तमाम सवाल हैं, आप अपने इन नंबर्स जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन पर कॉल करें। आपका सवाल हम रजिस्टर करेंगे, शो में ज़रूर शामिल करेंगे। चलिए, शुक्रिया कविता ये बताने के लिए। चलिए वापस लौटते हैं और अब एक खास सेगमेंट आपको दिखाते हैं, क्योंकि ओला देश में सबसे पहले बैटरी बनाने के लिए गीगा फैक्ट्री शुरू करने जा रही है। इसको लेकर हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने ओला इलेक्ट्रिक के CEO भाविश अग्रवाल से खास बातचीत की थी। आइए आपको कॉन्वर्सेशन सुनवाते हैं। I'd like to draw your attention to a concern, and a very valid concern, at least for Indian cities, the pollution. According to data, out of the top 10 polluted cities in India, it's unfortunate, India has 6 cities. Do you think EV adaptation is perhaps the only way forward, or maybe one of the way forward where you can really control pollution? Because every time I speak to some of your peers, they are saying the following: cars don't cause pollution, construction causes pollution. You know, if you do a pollution analysis, Nikunj, and there have been a lot of reference studies by Indian institutes also. Pollution is a combination of multiple factors. A large part of it is vehicular pollution. There is others also, which is construction pollution, but which has its own management techniques. Like Bombay is now starting to do ways of managing the dust and the particulate matter from construction. And then energy generation also has its own contribution. So the most impact we can have to urban pollution actually is vehicular electrification, because vehicular pollution is a very large part of urban center pollution. Then extending that into overall national scale pollution, energy generation is also very critical, and we as a country are moving ahead very rapidly into renewables. And the combination of renewable production and electric vehicles, as well as energy storage in the grid so that homes can be powered by renewables in the night. These three things will really lead to a much significant reduction in particulate matter and pollution. In addition, we do have to solve for construction pollution, etc., but those are more the smaller long tail items. So, Bhavesh bhai, if I say that Ola or the Ola group is nothing extraordinary, but it is based on very simple principles, which is identify the need of the society, which could be scaled up, leverage it, and deliver it better. So whether it is your transport business or mobility business, or whether it is the scooter business, or whether it is the battery business, you've simply identified the needs of the society, you've leveraged it, and you're delivering it better. You know, we want to build technology businesses for the future. And the exciting thing is, when you're building technology-oriented businesses for the future, you can find a lot of societal need for it. And Ola as a group, one of our core strengths is technology, and another core strength is execution. We really know how to get things done fast and get things done at scale and get them done under. तो ओला इलेक्ट्रिक के भाविश अग्रवाल से आप बातचीत सुन रहे थे, और किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, आगे किस तरह से कंपनी के प्लान है उस पर जानकारी देते हुए। लेकिन गौरांग सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक को आए हुए भारत में समय हो गया, और अगर हम टाटा मोटर की बात करें, अच्छी खासी लीड ले रखी है, बाकी कंपनियां भी उस कतार में हैं। और पिछले दिनों एक खबर आई थी कि दिल्ली सरकार धीरे धीरे ना ये जो कैब वाली जो गाड़ियां हैं इनको रिप्लेस कर देगी, CNG से हटा के सारे का सारा इलेक्ट्रिक कर देगी। IGL के शेयर में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा, हालांकि IGL की भी सफाई आई कि थोड़ा सा ना आपको ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के उस खबर को दिखाया गया। आप ये बताइए कि पहले तो ये बताइए, कोई आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ की IGL, MGL ये गैस वाले जो स्टॉक्स हैं, इनका भविष्य क्या आप देख रहे हैं? तो अभिषेक, इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल ज्यादातर ऐसे लोग करते हैं जिनको मुसाफरी 40-50 किलोमीटर दिल की हो,
और लंबा सफर हो। हमारा दिन में मुश्किल से 7 या 8 किलोमीटर घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रिक वाहन लेना समझदारी का काम नहीं होगा, क्योंकि उतनी रनिंग ही नहीं है हमारी, चलाना ही नहीं होता हमारा। तो हाल फिलहाल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम नहीं चला रहे। हाँ, लेकिन एक डीजल वेरिएंट गाड़ी हमारे पास है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो खबर आई थी दिल्ली को लेकर के, और कैब एग्रीगेटर्स के जो वाहन हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तन करने के लिए, तो ये पूरी जो प्रक्रिया है ना, इसको पूरा समय लगेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से होगा। क्योंकि अभी तक जो भी गाड़ियां फाइनेंस पे लेते हैं कैब एग्रीगेटर्स या ड्राइवर्स, उनकी भरपाई होना बाकी है। अगर आप अभी से ये सब कर देंगे तो फिर वो भरपाई कैसे कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। और माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी इसको लेकर के बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले तो आप जो फॉसिल फ्यूल या फिर आइस इंजन हम कहते हैं, इंटरनल कंबंशन इंजन्स, जो पेट्रोल और डीजल पे चलता है, उसको कम करने की बात की है। और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक वाहन का प्रोत्साहन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी दिक्कत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, आप शहर के बाद बाहर जाने की तो बात छोड़िए, शहर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अभी भी इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। तो उत्साहित है हम, और पर्यावरण का भी ध्यान रखना है हमें, और हमारी जो निर्भरता है कच्चे तेल के ऊपर, उसको भी कम करना है। तो ये पूरा समीकरण करते हैं तो जरूर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल या ऑल्टरनेटिव क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल व्हीकल पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी भी थोड़ा तेजी आने में समय लगेगा। ठीक है, तेजी आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बाजार में तेजी भरपूर है। 186 अंकों पर है निफ्टी, और जो लीडर बोर्ड की जो स्थिति है ना, लगातार चेंज हो रही है। अब आपको एक्सिस बैंक ऊपर दिखेगा, दिन की ऊंचाई पर ही कारोबार कर रहा है। कल निफ्टी के कुछ चुनिंदा शेयर जो हरे निशान बंद हुए, इसमें एक्सिस बैंक का भी था, नतीजे अच्छे आए थे। हमने देखा था कि इसके बाद रिपोर्ट्स भी एक्सिस बैंक को लेकर ठीक ठाक आई। प्रॉफिट में 10% के आसपास का उछाल था। एक्सिस बैंक 1000 का लेवल पार कर चुका है। राजेश जी, 1000 के ऊपर आप कितनी तेजी देख रहे हैं? हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, वो तो 1300 के लक्ष्य बता रहे हैं, लेकिन ट्रेडर्स के लिहाज से कौन सा लेवल अहम होगा यहां से? तो क्षमा चाहूंगा अभिषेक जी, एक्सिस बैंक पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, कंप्लायंस के दायरे में पेरेंट ओहो, ठीक ठीक है सर, कोई बात नहीं। आपके सर कंप्लायंस वाला इशू है, माफ करें, भूल गया मैं। लेकिन रत्नेश जी, आप राय दीजिए इस पर, एक्सिस बैंक पर क्या करना चाहिए? एक्सिस बैंक में डेफिनेटली इसकी चार्ट में किसी भी तरह की बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं दिखाई, और अपने की एवरेजेस के आसपास से सपोर्ट लेके वापस घूम गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तेजी बनी है बिल्कुल इसमें बरकरार रह सकती है, और इंडाइसिस में आउट परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ से अभी जो नियर टर्म में जो टारगेट दिखता है वो 1040-50 तक का दिखता है, जो इसका ऑल टाइम हाई था, वहां तक जरूर जाने की क्षमता रखता है। तो किसी ने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 980 रुपए का। एक्सिस बैंक पर रत्नेश जी का ये व्यू। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए सोमवार की सत्र के लिए BTST ट्रेड भी जानेंगे, और एक बार फिर से जरा रिलायंस की बातचीत करेंगे। आज शाम नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से पहले शेयर थोड़ा गर्म हो रहा है, गर्मी कहां तक जाएगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आपकी जाए करेंगे। ठीक है, 185 अंकों की जो बढ़त है उसमें बहुत बड़ा हाथ आज के मारुति के नंबर्स का भी है। उसने कन्विक्शन से भी बाजार को ठीक किया, और ओवरऑल वैसे पिक्चर भी थोड़ी ठीक लग रही है। रत्नेश जी, रिलायंस के नंबर भी आ रहे हैं, मैं ज़रा ग्राफिक्स के ज़रिए दर्शकों के सामने वो नंबर रख देता हूँ कि किस किस तरह की एक्सपेक्टेशन है। ज़्यादातर चीज़ें ठीक है, मार्जिन से लेके आय से लेके प्रॉफिट तक, और इसमें जियो के नंबर्स भी अब फायर हम कर देंगे ताकि उसमें थोड़ा और आइडिया लग जाए कि इनके आरपू कैसे बढ़ने जा रहे हैं। आज सुबह मिस्टर भसीन कह रहे थे आइडिया तक के भी आरपू जो है वो 142 रुपये के हैं। तो ये तो दो देश की बड़ी कंपनीज़ हैं, जियो और भारती एयरटेल, इनके तो उससे कहीं ज़्यादा होंगे क्योंकि क्लाइंटेल भी बड़ा है। ठीक है, तो एक बार ज़रा रत्नेश जी आप देख के बताइए, ऑलरेडी हमने ना दर्शकों को ये
2240 वाली कॉल भी प्लस करवा रखी है, जिसका रेट अभी 70 रुपये है और ये 25% ऊपर है। तो आप हमको थोड़ा गाइड कीजिए, आज बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे इसके। नहीं बिल्कुल रिंकू जी, काफी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट पे अपने आ चुका है रिजल्ट आने के पहले, और थोड़ा सा वीकनेस भी पहले इसने दिखा दी है। तो रिजल्ट के बाद में इतनी ज्यादा वीकनेस में देखने को शायद ही मिलेगी। हाँ, कि अपने की एवरेजेस के नीचे थोड़ा सा चल रहा है 2280। तो जो मेरे हिसाब से अगर जो आपने बिल्कुल सही जो 2240 की कॉल प्लस कराई है, तो अगर सोमवार के दिन को ओपनिंग पे कहीं पे 2280 2300 के लेवल के आसपास में, तो वहाँ पे बिल्कुल उनको मुनाफा मिल जाएगा। तो वहाँ पे मुनाफा बांध लेना चाहिए। बहुत अच्छे अपने की लेवल से घुमा है, तो एक बाउंस बैक यहाँ से जरूर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इस बीच ना महिंद्रा लाइफ के नंबर भी आ रहे हैं, महिंद्रा लाइफ साइंसेस इसके लाइफ के आप नंबर अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। इनकी आय में भी कमी आई है, इनके प्रॉफिट्स, इनके लॉस था एक्चुअली शायद पिछली बार का, जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ सामने। एक बार जरा ये और चेक करवा लेते हैं महिंद्रा लाइफ स्पेस। एक बार मितेश जरा आप चेक करना टेक्निकली, मेरे को लग रहा है टूटना चाहिए इसको। ओके, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपमेंट की बात करें तो कहा सपोर्ट जो है वो 480 से 419 के बीच में है। अभी स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा कि 480 का जो लेवल है सपोर्ट वो सस्टेन स्टॉक करता है कि नहीं। अगर वीकली बेस के ऊपर कर लेता है तो ही उसमें तेजी होगी, अदरवाइज देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि स्टॉक जो है वो 430 से 420 के दायरे में आए। तो वेट एंड वॉच, वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर द लेवल ऑफ 480। इसके नंबर्स एक बार थोड़ा और रीड करने होंगे। जो मेरे पास पिक्चर आ रही है, जो मेरे पास सब मैं नंबर्स रीड कर रहा हूँ, और मेरे को तो उतने एक्साइटिंग नंबर दिख नहीं रहे हैं अभी तक इसके। हाँ, एक SRF के नंबर्स थोड़ी देर पहले आए थे, आपको देखा होगा। मार्केट में रिएक्शन कुछ ना सोच समझ के प्राइस के हिसाब से देखना चाहिए। नंबर्स ख़राब थे, सारी दुनिया जानती है। नंबर्स ख़राब आए, ये भी सारी दुनिया जानती है। उसके बाद का रिएक्शन कुछ SRF ऐसे ही देगा आपको। 3% ऊपर है। जो चीज़ आ गई, जिस चीज़ के बारे में आइडिया था, अगर थोड़ा भी वहाँ पे नंबर वैसे ही पोस्ट कर देंगे तो मार्केट उसका रिवर्सल देने की कैपेसिटी भी रखता है। ये टिपिकली बुल मार्केट्स में ही होता है। तो भी हमारा भी फेज़ चेंज नहीं हुआ, हम स्टिल इन द बुल मार्केट्स हैं, बट थोड़ा समझदारी से, सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंटेड और गैर डिस्काउंटेड वाला मामला भी होता है। ये रिजल्ट्स की बहुत बारीक चीज़ है, जो अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर बहुत मज़ा आता है रिजल्ट सीजन में प्ले करने का। खैर एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। आज टाटा मोटर्स पे ज़्यादा रिकमेंडेशन मिल रही है, बजाज ऑटो पे नहीं आई। एक बार रिकमेंडेशन ले लेते हैं राजेश सर आपसे। बजाज ऑटो सर बताना, आपने टाटा मोटर्स देखा हुआ है? नहीं, बजाज ऑटो पे भी व्यू तो बुलिश ही है, और जिस तरीके के ब्रेकआउट इसने पिछली सीरीज में दिए और रोल ओवर डेटा भी इसके पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट जो 2-3 दिन का एक करेक्टिव मूव था, ऑलमोस्ट इसने प्रीवियस ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया। अगर आप इसका डेली सेटअप में चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसने जो सितंबर में जो ब्रेकआउट बने थे वहीं पे रिट्रेस करके वापस से एक पुलबैक का ट्रेड बनाया है। हमें यहाँ पे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए, और अगर छोटा मोटा डिक्लाइन और मिलता है टुवर्ड्स 5300 5320 तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने की बजाज ऑटो। अपसाइड में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब 5470 5550 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल व्यू बुलिश ही है। 5300 के आसपास के स्टॉप लॉस से बजाज ऑटो में लॉन्ग साइड का ट्रेड बिल्कुल लिया जा सकता है। ठीक है। इस बीच जुबिलेंट फार्मानोवा के कुछ देर पहले, इनफैक्ट करीब आधा पौना घंटा होगा शो शुरू होने के जस्ट बाद, उसके नंबर्स मैंने स्क्रीन पे देखे थे, आए थे। हम किसी वजह से उसको देख नहीं पाए, आपके सामने रख नहीं पाए अच्छे से नंबर, लेकिन रिएक्शन ऐसा आया बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। 19%, इनफैक्ट ये 20% के सर्किट पे जाने वाला शेयर है, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है उस हिसाब से 5 करोड़ से सीधा 62 करोड़ हुआ है इसका नंबर। 5 से सीधा 62 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, YOY बेसिस पे बता रहा हूँ। इट्स अ बिग गेन फॉर दिस कंपनी। तो गुरान सर, आपकी लिस्ट में है, कवरेज लिस्ट में है जुबिलेंट फार्मानोवा? भी एक समय पर था, लेकिन अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है कि कवरेज है कि नहीं। लेकिन ये फार्मा सेक्टर को लेकर के मेरे ख्याल से हम काफी उत्साहित हैं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो एक जो दौर चला था महामारी के बाद, और फिर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र बन गया था फार्मास्यूटिकल सेक्टर। लेकिन अब कंपनी स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि काफी कुछ कंपनियां भारत में स्थापित ऐसी कंपनियां हैं जो फॉर्मुलेशन, स्पेशलिटी फॉर्मुलेशंस और APIs में कामकाज करती हैं। इन सब कंपनियों में मेरे ख्याल से आपको एक बहुत ही बेहतरीन रुझान आते हुए दिखेगा, और
वास्तविकता तो हमारे सबके सामने है। भारत देश पूरी दुनिया के लिए दवाई की दुकान था, है और रहेगा। तो अच्छी और सक्षम कंपनियों में आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इस क्षेत्र। जुबिलेंट फार्मोवा, ठीक है, इस पर एक अच्छा व्यू दिख रहा है। इस बीच नंबर्स जो आ रहे हैं वो इंडिया मार्ट के भी आ रहे हैं और यहाँ पर रेवेन्यू में वाई तो जंप दिखा है, लगभग 22% का जंप देखने को मिला है। एक बार मार्जिन्स और पैट पे भी देखते हैं, मुनाफा भी 1.5% बढ़ा है। वाई फिगर्स हैं ये इंडिया मार्ट के, लेकिन कुछ और BTST STBT ट्रेड्स जो रिजल्ट बेस्ड भी हैं और रिकवरी ट्रेड्स भी हैं, क्योंकि कई सारे कैश मार्केट के भी नंबर्स हैं। निफ्टी के भी बहुत सारी कंपनियों के नंबर है, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, UPL के नंबर्स हैं। लेकिन राजेश, अगर यहाँ से BTST ट्रेड्स रिजल्ट बेस्ड भी लेके जाने हो तो कौन सा आपको ट्रेड्स सूटेबल दिख रहे हैं यहाँ से? आई थिंक प्रियंका जी, रिजल्ट के बेसिस पे अगर ट्रेड करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से अभी भी एक करेक्शन के बाद जस्ट रिकवरी का फर्स्ट डे, तो किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम आ सकता है। लेकिन जहां ट्रेड करना है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे एक स्टेबल परफॉर्मेंस है स्टॉक का और जो अपने ब्रेकआउट्स के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, हम वहां पे थोड़ा सा फोकस करेंगे BTST पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें लगता है बैंकिंग स्टॉक्स में अगर BTST करना है तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक का स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिला, काफी सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिली, 1400 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है इंडसइंड बैंक एक स्टॉक है जहाँ पे आप BTST ट्रेड कैरी कर सकते हैं। अपसाइड में 1480 1490 तक की जगह यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो 1410 के आसपास होगा। जो दूसरा स्टॉक हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होगा GNFC का। ये स्टॉक में भी एक ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बुलिश ही बना हुआ है। इस करेक्शन के दौर में भी अगर देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले करी है, यहाँ पे हमें लगता है कि GNFC भी मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 685 690 की तरफ। तो GNFC बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीब 655 के आसपास। ट्रेड्स आपकी तरफ से होंगे। मितेश, आपकी तरफ से क्या होंगे यहाँ से कैरी फॉरवर्ड BTST ट्रेड्स क्या होंगे? तेज से बात नहीं हो पा रही। रत्नेश, आपके क्या ट्रेड्स होंगे अगले हफ्ते के लिए? एक तो जो मैंने शो स्टार्टिंग में बोला था मस्टॉक, तो उसको भी BTST के लिए नजरे से भी करा जा सकता है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मंडे ओपनिंग में भी कुछ ना कुछ उसमें गेन जरूर मिलना चाहिए। दूसरा एक रहेगा क्राफ्ट्समैन में काफी अच्छा एक आज के सत्र में अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इसमें करेक्शन का था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो क्राफ्ट्समैन में BTST का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। इसमें जो टारगेट बन सकते हैं वो भी काफी अच्छे बनेंगे 4750 तक के, और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो लगा सकते हैं यहाँ पे 4610 रुपए का। इसके अलावा एक दूसरा जो बनेगा वो एक्सिस बैंक में BTST का ऐसा लगता है मुझे कि इसमें जो परफॉर्मेंस है 2 दिन का कंटिन्यू रह सकता है ये, तो ऊपर में 1020 तक के टारगेट बनेंगे और नीचे जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 980। लार्ज कैप बैंक एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों पे BTST ट्रेड है और आपको लॉन्ग पोजीशन अच्छी शॉर्ट्स जो आज PSU लेंडर, सबसे बिगेस्ट लेंडर SBI में भी देखने को मिली है। लेकिन क्या ये तेजी सस्टेन करेगी? क्योंकि सबसे पहले हैमर्ड PSU बैंक्स होते हैं जब एक बड़ा फॉल आता है। क्या SBI की इस मूवमेंट पर कन्विक्शन बनती है कि आप इसे कैरी फॉरवर्ड भी करके जाएं, राजेश? डेफिनेटली तो किया जा सकता है कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि अगर देखें तो बाकी छोटे PSU बैंक्स तो आज अच्छा एक मोमेंटम दिखाया है। देखें आप कैनरा बैंक में देखें काफी अच्छा मोमेंटम बना, PNB में एक मोमेंटम बना है। SBI भी अगर हम देखें तो एक करेक्शन में जिस तरीके से करेक्ट होके स्टॉक ने आज रिवर्सल दिया है और 550 के लेवल को वापस से रिगेन किया है, तो हमें लगता है 550 से 560 ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है SBI के लिए। और अगर ये इसके नीचे नहीं फिसलता है डिसाइसिवली, इसके नीचे वीकली क्लोज जब तक नहीं बनती है, तो हमें लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। SBI में एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक पुलबैक का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। अपसाइड में यहाँ पे जो इमीडिएट टारगेट बन सकते हैं वो करीब 575 580 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो 550 के स्टॉप लॉस से पोजीशन कैरी की जा सकती है SBI में भी। में भी आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और आज ये जो बैंकिंग के इतने सारे अच्छी मूव दिख रही है, बैंक ऑफ इंडिया, IOB, कर्नाटका बैंक, तो बैंक सबसे पहले आपको यहाँ पर अच्छा रिएक्ट करते हुए दिख भी रही है इस रिट्रेसमेंट में। लेकिन कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स में कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते स्टॉक्स लाइक जिनमें अच्छी मूव है उस पर कई सारे 5 स्टार
और भी कुछ कंपनीज के नंबर्स हैं, लेकिन इस बीच डॉक्टर रेड्डीज के नंबर आ गए हैं। अनुमान से अच्छा पैट दिख रहा है। अनुमान 1260 करोड़ का था और 1400 प्लस करके 1480 करोड़ का मुनाफा आया है। और इनफैक्ट अभी स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं दिख रही, फ्लैट ही है डॉक्टर रेड्डीज इनफैक्ट पिछले हफ्ते चला भी था, मूव थी इसमें, लेकिन अभी नंबर्स के बाद एक बार रिएक्शन देखना होगा। क्विकली एक रिएक्शन, एक स्टॉक चार्ट चेक ले लेते हैं। रत्नेश, आप एक बार डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट चेक करके बताएंगे नंबर्स, और जैसे हमारे पास आ रहे हैं कि चार्ट्स पे कोई स्ट्रेंथ के साइन दिख रहे हैं यहाँ से? डॉक्टर रेड्डी में हालांकि इस तरह की किसी तरह की बहुत ज्यादा वीकनेस चार्ट में दिखाई नहीं दे रही है। जो बाजार में जिस तरह की वीकनेस है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत कम वीकनेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर रिजल्ट में थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव आया है तो बिल्कुल यहाँ से एक मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ पे 5330 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। थोड़ा सा मूव बड़े हो सकते हैं रिजल्ट के बाद में। तो ऊपर में टारगेट जो बन सकते हैं वो 5580 से लेके 5600 तक के टारगेट बन सकते हैं। के लेवल्स आप डॉक्टर रेड्डीज पे देखते हैं, अभी तो फिलहाल स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है, लेकिन यस लाल से हरे निशान में आने की तैयारी जरूर डॉक्टर रेड्डीज कर रहा है। इनफैक्ट और दूसरे कौन से फार्मा काउंटर्स हैं, क्योंकि सन फार्मा के भी नंबर्स आने हैं, उस पर भी एक बार क्विकली चेक ले लेते हैं। सन फार्मा को कैसे ट्रेड करना चाहिए? टैरो फार्मा के भी नंबर्स आ चुके हैं अब राजेश। आई थिंक फार्मा एक सेक्टर है जहाँ पे जरूर अच्छा बाइंग का रुझान बना हुआ है। जरूर मार्केट के साथ करेक्शन हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल फार्मा स्पेस को देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही ट्रेवल कर रहा है। सन फार्मा भी ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 1100 रुपए इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया, 1100 1090। अगर ये रेंज के ऊपर ही रहता है, इसके लेवल के नीचे नहीं फिसलता है, तो हमें लगता है यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी एक अपसाइड का मूव मिल सकता है। 1155 इसके पहले लक्ष्य होंगे। अगर वो ब्रेकआउट बनता है तो ये स्टॉक में फिर 1200 की जगह भी बनते हुए दिख सकती है। तो सन फार्मा में पोजीशन लॉन्ग साइड का रखें 1090 के स्टॉप लॉस से। नंबर्स देख पा रहे हैं ना, ये इसने प्रॉफिट को भी तो खैर बीट किया ही है, तो खैर हमने सामने लिख भी दिया, आपके सामने अनुमान था 1240, क्योंकि हमने खुद से ये कैलकुलेट किया हुआ था, तो हमारे अनुमान से बीट हुआ है। पहला पॉइंट, रेवेन्यू के हमारे अनुमान से इसने बीट किया है। मार्जिन्स का भी मैं बता देता हूँ, मार्जिन्स थे 29% का एक्सपेक्टेशन था और आया 31%। मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दवा वाली कंपनीज में, तो इसमें मार्जिन्स भी बीट है। क्या शेयर बहुत स्पीड से चलेगा, ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है इसके अंदर अभी, ना तो प्राइस एक्शन में भी दिख रहा है, इसलिए ठीक है, लेट इट बी। वैसे बाजार अभी बंद होने को जा रहा है, आप सोमवार को देख लेना नंबर्स। अच्छा हुआ कि बाजार बंद होने से पहले आपको मिल गए, ताकि नहीं तो फिर आपको 2 दिन का बैगेज लेके जाना पड़ता, पता नहीं कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे टाइप। ठीक है, तो नंबर्स कुल मिला के ठीक है। स्ट्रेटजी भले मंडे को बना लेना, कहीं शेयर भागे नहीं जा रहे हैं, यही मिल जाएंगे आपको। 1.5 मिनट ही रह गया अभी तो बाजार बंद होने में। फटाफट से देख लेते हैं आज की क्लोजिंग कैसे है। आज एक चीज़ की तो दाद देनी होगी कि मार्केट के अंदर कि बाजार ने अपने लेवल्स को जल्दी वापस बियर्स की ग्रिप में जाने नहीं दिया। आज सुबह बहुत बड़े गैप के साथ भी नहीं खुले थे हम, 70 पॉइंट का गैप था, उसके बाद इसने इसको गैप को डबल किया, ऑलमोस्ट ट्रिपल किया, 210 पॉइंट तक का हाई दिखाया और अभी 190 पॉइंट के आसपास निफ्टी बंद हो रहा है। अच्छी बात है कि 19,000 के ऊपर क्लोजिंग कर रहे हैं। दूसरी अच्छी बात है कि 42,800 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिल रही है, ये अच्छे साइंस है। एडवांस डिक्लाइन आप देख रहे होगे तो 1800 शेयर्स आपको दिख रहे होंगे, ये भी गुड साइन है। लेकिन ये मैं फिर से बोलूँगा, ये जो रिकवरी है या जो अभी ग्रीन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ रिकवरी का पाथ है। ये कहीं ना कहीं आके रिकवरी भी रुकेगी जैसे फॉल रुका है, तो इसलिए रिकवरी कहाँ रुकेगी, ज़रा फोकस आपको इस चीज़ पे करना है। रिकवरी को खूब एंजॉय कीजिए। आज सुबह भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि एफआईज का जो 11% लॉन्ग नंबर आया है ना, ये आपके लिए बॉटम बनाने का काम करेगा। एफआईज अब माल बेचेगा नहीं जल्दी, वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा तो एक अलग बात है, वो बेचेगा नहीं, ये बात क्लियर हो रही है, क्योंकि इससे ज़रा नीचे वो गिराएंगे नहीं। ऑल टाइम लो ही 9% है। खैर एनी हाउ, अब आप जरा स्क्रीन पे देखेंगे वो सारे शेयर्स जिन्होंने आज का हाई बनाने में काफ़ी हेल्प की है बड़े शेयर्स में, उसमें से रिलायंस और बैंकिंग का योगदान काफ़ी बड़ा रहा है। HDFC, ICICI, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स आज आपको शाम को मिलेंगे 2 फेजेज़ में। पहले जियो आएगा, बाद में फिर पूरे नंबर आएंगे OTC इनके कारोबार के लेके। और इसके अलावा टाटा मोटर्स, आइशर, M&M, ये ऑटो वाला हिस्सा भी आज काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप हीट मैप एक बार ज़रा दिखा पाएंगे क्लोजिंग का, अगर पॉसिबल हो तो अगर आप दिखा पाएंगे ना, तो आपको दिखेगा उस सब के अंदर कि सभी ने पार्टिसिपेशन किया। एक तरफा एक कॉर्नर होने वाला बाज़ार नहीं था, इसलिए बाज़ार अपने आप को टिकाने में भी कामयाब हो गया। मैं लेवल्स में भी उतना कंफर्ट नहीं आया मेरा, बट हाँ कन्विक्शन से कंफर्ट आ रहा है कि बाज़ार ने जो एक 6 दिन के बाद फाइट की है,
इस फाइट का रिवॉर्ड उसको ज़रूर मिलना चाहिए, और जो मिला है आपको लेवल्स के फॉर्म में वो दिख भी रहा होगा। 1800 शेयर एडवांसेस के साथ आज क्लोज करके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजेश सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला, एंड हैप्पी वीकेंड। और मैं बोलूँगा ये वीकेंड असल में हैप्पी इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस बार काफ़ी थक गए, बाज़ार ने काफ़ी चुकाया, काफ़ी परेशान भी किया, तो ये एक पॉइंट था जो मेरे को आपके सामने रेज़ करना था। दूसरा, बहुत शुक्रिया मितेश जी आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज के शेयर्स। रत्नेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और गौरांग सर आपका डबल वाला शुक्रिया, आपने आज टाइम निकाला और समय निकाल के हम सबको गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को, अभिषेक और प्रियंका को आप इजाज़त दे सकते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से। अगला कार्यक्रम आप ज़रूर देखिएगा, और कल आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, वो है महाकुंभ। कल 10 बजे से लगातार महाकुंभ के साथ आप जुड़ जाइएगा। और कल अच्छी बात यह है कि शरद पूर्णिमा भी है, तो कई बार मैं बात बोलता हूँ कि शुभ मुहूर्त में शुभ चीज़ों की शुरुआत कर लेनी चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के जानकार हैं तो ज्ञानवर्धन होगा, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं कल ही के दिन। तो ये महाकुंभ आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है आपके फाइनेंशियल जर्नी का। तो कल महाकुंभ को एंजॉय कीजिएगा 10 बजे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।